पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने क्लास को खत्म किया था दो इंपॉर्टेंट टर्म पे, एक एक्सियोम और दूसरा हमारा था पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली यूक्लिड जी का 7 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, और टोटल उन्होंने हालांकि डेफिनेशन दिया है 23 दिया है, लेकिन वो पूरा आपको नहीं पढ़ना है। आप एक 9th क्लास में मात्र आपको 7 डेफिनेशन पढ़ने हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। और हमने पिछला वाला क्लास खत्म किया था दो इंपॉर्टेंट टर्म पे। हमने कहा था कि जब हम लोग अपने इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे, या फिर कभी भी आपको आगे भविष्य में मौका मिले यूक्लिड के बारे में पढ़ने के लिए, उनके मैथ के थ्योरी के बारे में पढ़ने के लिए जो यूक्लिड जी ने दिया हम लोगों को, उसके बारे में कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़ेंगे ना, तो दो वर्ड आपको बहुत बार बार मिलेगा। पहला एक्सियोम और दूसरा हमारा पोस्टुलेट्स। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, एक बार छोटा सा तुरंत हम लोग बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। बेसिकली दोनों का दोनों हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है। सबसे पहला बात मतलब कि स्टेटमेंट है, मतलब ये हो गया कि एक्सियोम के अंदर भी कुछ बातें लिखी हुई हैं और पोस्टुलेट्स के अंदर भी कुछ बातें स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। तो दोनों का दोनों हमारा पहला क्या है, स्टेटमेंट है। दूसरा, दोनों का दोनों प्रूफ नहीं मांगता है। प्रूफ नहीं मांगता है मतलब ये हो गया कि जो इसमें लिखा हुआ है चुपचाप आप उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हमने कहा था इस संसार में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप सवाल जवाब नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप चुपचाप क्या कर लो, मान लो। हाँ भाई ऐसा होता है, तो हाँ होता है, हम भी मान लेते हैं, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये चीज है हमारा। तो दोनों का दोनों हमारा क्या है, प्रूफ नहीं मांगता है। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात क्या था, ये दोनों का दोनों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कि इसको हर कंट्री और हर स्कूल में जहां पढ़ाया जा रहा है हर स्कूल हर कोई इसको मानता है, फॉलो करता है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था, बेसिक डिफरेंस ये था कि एक्सियोम का इस्तेमाल हम लोग अपने जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं, मतलब कि आम जिंदगी में जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, चलते फिरते कहीं पे इस्तेमाल कर देते हैं इसका। और पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल हम लोग बस ज्योमेट्री में करते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली अपने एक्सियोम के बारे में पढ़ेंगे और पोस्टुलेट्स के बारे में, जो कि इन्होंने दिया है, यूक्लिड जी ने दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा टोटल 7 एक्सियोम है और उसमें हमारा टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको बोलिएगा, ठीक है, एक एक नंबर करके। सबसे पहला वाला इसका एक्सियोम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द things which are equal to the same thing are equal to one another। चलिए हम लोग स्टेटमेंट को भी लिखते चलेंगे और इसके एक एक एग्जाम्पल को भी लेके लगातार समझते हुए भी चलेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया इसमें, कहा गया है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सॉरी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो मतलब स्टेटमेंट को ना पहले ध्यान से पढ़िए, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है। थिंग्स विच आर इक्वल मतलब कि थिंग्स का बात हुआ, मतलब क्या पे कोई दो चीज मान लो और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। चल इसको ना आप ऐसे समझिए, बड़ा बहुत बेसिक सा चीज है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी हमारा 20 है, तो दो अलग अलग चीज हो गया हमारे पास। हालांकि नंबर तो दोनों एक ही है, लेकिन है तो दो बार, तो एक ये और एक ये, तो दोनों, पहली बात बताइए दोनों क्या है, हमारा इक्वल है। अब इसमें क्या कहेंगे, देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मान लीजिए कि हमारा 20 है और ये भी हमारा 20 है, सिंपल सा आपको दिख रहा है। अब इस 20 में आप क्या कर दो, 10 ऐड कर दो, और इधर भी आप 10 ऐड कर दो। आपने जो ऐड किया वो भी सेम थिंग आपने ऐड किया दोनों तरफ, और जो पहले से दिया गया था 20 वो भी दोनों हमारा क्या था, सेम था। मतलब कि सेम थिंग में सेम थिंग जब हम लोग ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब तो जो रिजल्ट आता है वो भी हमारा क्या होता है, दोनों सेम होता है। इसको भी आप करेंगे 30 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे 30 आएगा। तो अब जरा बताइए ये कितना बेसिक सा बात लग रहा है आपको कि यार दोनों तरफ बराबर रखा हुआ है 20-20, दोनों तरफ बराबर ऐड कर देंगे 10-10, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर हमारा दोनों का बराबर आएगा। लेकिन ये बात आपको आज बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन सोचिए जब ये बात यूक्लिड जी ने कहा होगा आज से बहुत समय पहले, तो ये बात ना लोगों को बड़ा आश्चर्य के तौर पे लगा होगा। हालांकि अभी तो हम लोग पहला ही पढ़ रहे हैं, अभी 6 इसमें और है। आपको लगेगा ना कि इतना बेसिक सा बात यूक्लिड जी को नहीं मालूम था, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है,
बल्कि ये सोचना है कि ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ आज से हमारे बहुत हजारों साल पहले का है। इट मीन्स उस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा उस समय पर रहा होगा, इसका क्रेज रहा होगा बेसिकली। तो ये सब चीज़ें आज हम लोगों को इतना आसान क्यों लगने लगा है? क्योंकि हम लोग इसको एवरीडे लाइफ में डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन जब इन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया होगा तो मैथ की दुनिया में ना तहलका मच गया होगा, अरे भाई आपने ये क्या कह दिया, सोचिए। तो ये बात आज हम लोगों को बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन पहली बार जब किसी ने दिया होगा मैथ की दुनिया में ये सब कॉन्सेप्ट, तो उनको बड़ा अजीब लगा होगा। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया था कि मान लीजिए हमारे पास दो थिंग है और दोनों सेम है 20-20, और इन सेम थिंग में आप सेम थिंग ऐड कर दो, 10 और 10 ऐड कर दो बेसिकली, या फिर आप माइनस भी कर दो, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, 30-30। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टेटमेंट को समझते हुए चलिए। एग्जाम्पल हम बस यहाँ पे आपको कॉमन से देते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा वाला बताइए क्या है। if equals are added to equals, the holes कितना बेसिक सा बात कहा गया ये भी। चलिए इसको भी आप वैसे ही समझ लीजिए, सेम चीज इसी तरीके से। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दी होल्स आर इक्वल, यही एग्जाम्पल काफी है इसके लिए। मतलब कि चलो एक बार फिर से उसको समझाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 20-20 है, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। अब इन दोनों तरफ आप क्या कर दो, फिर से इक्वल को ऐड कर दो। चलो फिर से हम क्या कर देते हैं, 10-10 ऐड कर देते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 30 और 30 वो भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही बात इसमें कहा गया था, सिंपल सी बात है। मतलब कितना बेसिक बात लग रहा है ना, बहुत बेसिक बात है। तो वही कहा गया था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दी होल्स आर इक्वल, मतलब कि इक्वल में जब आप इक्वल ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल ही होगा। मेरे हिसाब से अब सबट्रैक्ट वाला दिया होगा, तीसरा नंबर में दिया होगा। क्या है तीसरा नंबर बताइए। इफ इक्वल्स आर if equals are subtracted from equals, the remainders are equal। ये भी बहुत बेसिक सा बात है। क्या कहा गया देखिए, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal। it means मान लीजिए, चलिए एग्जांपल फिर से, हमारा यहाँ पे 40 है और यहाँ पे हमारा 40 है, तो क्या सबसे पहले बताइए क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। अब इन दोनों में आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वल सब्ट्रैक्ट करोगे। चलो मान लेते हैं कि हम 20 इधर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और 20 इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा 20 और ये 20 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वही बात इसमें कहा गया था कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। रिमाइंडर्स का मतलब जो आप माइनस करके बचाओगे वो दोनों भी हमारा आपस में इक्वल ही होगा। मतलब कि इक्वल में इक्वल को आप माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा इक्वल ही होगा। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आपको समझते चलना है और आगे बढ़ते जाना है। इसमें उतना सोचना नहीं है, बस आराम से आप इसको एक्सेप्ट। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये मत पूछिएगा कि सर 40 में 20 घटाएंगे तो 20 ही क्यों आएगा। ये पूछने लायक है? नहीं पूछने लायक है। इसीलिए कहा गया था कि भाई ये एक्सियोम है, ये पहले ही प्रूफ है, इसमें आप प्रूफ नहीं पूछ सकते हैं। और प्रूफ कोई पूछेगा भी तो कितना उटपटांग लगेगा ना यार। 20 में सॉरी तुम 40 में 20 घटाए तो हम 20 क्यों लिखे? 19 लिख सकते थे, 18 लिख सकते थे, तो 17 भी लिख सकते थे, लेकिन तुम 20 ही क्यों लिखे? क्योंकि तुम जनरल मैथमेटिक्स है ना, हम लोग जानते हैं कि 40 में 20 घटाएंगे 20 बचेगा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, आपको इसमें सवाल जवाब नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर बताइए। थिंग्स विच कॉइन, COIN, C है, coincide with वन। एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं पूरा।
coincide with one another are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. coincide का मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, बिल्कुल ढका हुआ। जैसे सपोज कीजिए, यहाँ पे समझिए, जैसे ये मेरा हाथ है, इसको हमने इस तरीके से कर दिया। क्या मेरा पिछले वाला उंगली आपको दिख रहा है? पीछे वाला मतलब कि थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा आप समझने के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए कि दोनों का दोनों हमारा हाथ का हाइट क्या है, साइज, हाइट, शेप सब बराबर है। इट मीन्स ये वाला इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो आगे वाला पीछे वाले को ढक लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारा दो चीज शेप और साइज में बिल्कुल बराबर है, वो उसको ढक दे रहा है पूरी तरीके से, इट मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप इसको इसे भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल हमारा ये वाला है और एक सर्किल हमारा ये वाला है, तो इस वाले को उठा के इस पर रख रहे हैं, तो नीचे वाला जो ये हमारा है ना, वो पूरी तरीके से ढका जा रहा है। ढका जा रहा है, इसका मतलब है दोनों आपस में इक्वल है। और जैसी बात है, जैसे आप क्या करो, 2 रुपए वाला या फिर 1 रुपए वाला या फिर 5 वाला या फिर 10 वाला, कोई भी आप सिक्का लो, एक के ऊपर एक आप रखो, पूरी तरीके से देखोगे आप पीछे वाला पूरी तरीके से ढक जाता है। इट मीन्स ढक गया, इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है ना? तो वही बात है, हमारा कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ठीक है, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो वही बात इसमें कहा गया था कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड टू वन अनदर, मतलब कि यदि हम इसको उठा के इस पे या फिर इसको उठा के इस पे रख दें, तो यदि दोनों को पूरी तरीके से ढक लेता है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही इसका कहने का मतलब था। चलिए अब हमारा ये 5वां नंबर आ जाइए। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये भी बहुत आसान है समझना। चलिए हम आपके सामने एक पिज्जा का स्लाइस बनाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये वाला स्लाइस काट के बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ये वाला, चलिए काट के हमने बाहर निकाल दिया। तो बताइए, ये जो हमारा पिज्जा है, ये हमारा पूरा हिस्सा था, इसमें से हमने काट के एक पार्ट बाहर निकाल लिया। तो बताइए, तो पार्ट हमेशा जो है हमने जो निकाला वो तो हमारा बड़े वाले से छोटा ही होगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब जो बड़ा वाला हिस्सा था वो तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, किससे? उसके छोटे छोटे पार्ट से। तो ये हमारा पार्ट हो गया, ये हमारा पूरा होल हिस्सा हो गया, तो ये हमेशा तो बड़ा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये इसका कहने का मतलब था। तो ये कितना बेसिक सा बात है, बहुत नॉर्मल सा बात है, तो कोई भी बच्चा बता देगा। लेकिन जब ये पहली बार बताया गया होगा तो पूरा तहलका मच गया होगा मैथ के दुनिया में कि ये आप क्या बता दे रहे हैं। लोगों को लगा होगा, देखो जब कोई भी चीज ना लोगों को मालूम ना हो और आप अचानक उसके सामने ना कुछ नया चीज प्रस्तुत कर देते हैं तो लोगों को आश्चर्य लगता है। लेकिन चूंकि हमारे बाप दादा पूर्वज ये सब पढ़ते आ रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो कुछ इसमें नया नहीं लग रहा हम लोगों को, है कि नहीं? लेकिन पहले के ज़माने में जब ये चीज़ आया होगा, इक्लूड जी ने जब दिया होगा, बताया होगा कि देखो भाई, होल हमेशा बड़ा होगा उसके पार्ट से, तो कुछ लोग हो रहे होंगे जो कि इसको एक्सेप्ट कर लिए होंगे और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्योंकि हर समाज में अच्छाई के साथ बुराई तो होता ही है। लेकिन जिन लोगों ने इसको समझा, इंक्लूड को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, और जो लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं समझा, मर के चले गए, क्या बिगाड़ लिया उनका, है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर 6 नंबर। देखो, कोई भी इंसान ना महान कब बनता है? जब वो कुछ हट के बात करता है। क्या आपको क्या लगता है कि जब इक्लूड जी थे तो केवल क्या उन्हीं के पास ब्रेन था? नहीं, और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? इक्लूड जी ने ऐसा सोचा, उसके बारे में कुछ नया बातें हम लोगों को बता दिया, इसीलिए वो महान है। आज उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो महान कोई भी इंसान इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा वो अलग हट के बात करता है, इसलिए उन्होंने बात हट के कर दिया, उसके बारे में हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए। लेकिन इसमें कुछ बड़ा बात है नहीं, लेकिन जब कहा होगा तो समय पे बिल्कुल बहुत बड़ा बात रहा होगा, इसीलिए। चलिए 6 नंबर बताइए। थिंग्स which are double
of the same things are equal to one another। ये भी समझना बहुत आसान है। देखिए क्या कहा गया है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी हमारे पास वन है। अब स्टेटमेंट को भी आप समझिए क्या कहा गया, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये हमारा वन है, आप इसका क्या कर दो, डबल कर दो। चलो हमने इसमें टू ऐड कर दिया, डबल, इसमें भी हमने डबल टू ऐड कर दिया, तो आप दोनों को ऐड करो, तीन तीन आ गया। इट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। सेम थिंग का मतलब क्या, इधर भी वन था इधर भी वन था, वन का डबल क्या, टू। तो इधर भी हमने टू ऐड किया उधर भी हमने टू ऐड किया, दोनों को हमने आपस में सॉल्व किया तो हमारा बिल्कुल बराबर आया। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो दोनों हमारा इक्वल आ जाते हैं बाद में। चलिए ये कहने का इसका मतलब था। और सातवें नंबर में क्या है, थिंग्स विच आर halves of the same thing are equal to one another। देखिए बहुत पहले इस स्टेटमेंट को समझिए पहले, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी हमारे पास 4 है, इसका आप क्या कर दो, हाफ कर दो, मतलब कि 4/2 कर दो, कितना आएगा, 2 बराबर 2 आएगा, बिल्कुल बराबर होंगे। तो वही यहाँ पे कहने का इसका मकसद था कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग। सेम थिंग का मतलब इधर भी 4 था इधर भी 4 था, इन दोनों का हमने हाफ कर दिया, 2 2 हाफ कर दिया। तो हाफ जब करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा आर इक्वल टू वन अनदर, वो भी हमारा क्या होगा, इन दोनों के सॉरी मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। यही इसका कहने का मतलब था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टोटल एक्सियोम 7 के साथ हमने पढ़े हैं, ये समझना बहुत आसान है, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी में, हर एक स्टेटमेंट समझ में आ गया। चलिए वही बात इसमें कहा गया था और इसमें कुछ नया बात नहीं है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस का एक्सियोम हो गया। अब हमारा इसमें इक्विवेलेंस का पोस्टुलेट्स बच रहा है। इन दोनों के इनके पोस्टुलेट्स के बारे में भी हम लोग इसमें जान लेते हैं कि करके। और इसमें टोटल पोस्टुलेट आपका 5 है, लेकिन 5 पोस्टुलेट्स के बीच में ना एक एक्सियोम भी दिया गया है। आप इसको अपने बुक में देखेंगे तो जहाँ पे पोस्टुलेट्स का बात हुआ है तो पहले पोस्टुलेट्स के नीचे ना एक एक्सियोम 1 भी करके दिया गया है ना। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्या है। लेकिन पहले तो अब यहाँ पे आप बताइए कि क्या एक्सियोम में कोई दिक्कत, बड़ा आसान है। और ये चीज़ एग्जाम में कैसे आएगा, देखिए एग्जाम में बेसिकली ना आपसे बोला जाएगा कि कम से कम आप एक्सियोम इक्विवेलेंस का एक्सियोम 5 डिस्कस करके हमको बताइए। मतलब इससे सवाल कैसे आते हैं बताते हैं। इससे सवाल ये आएगा कि इक्विवेलेंस का एक्सियोम कम से कम आप हमको 5 डिस्कस करके बताइए। डिस्कस करने का मतलब है कि आप 5 कोई भी लिख दीजिए, बस बात खत्म। और यदि बोले कि विथ एग्जाम्पल तो आप बगल में एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा जो हमने यहाँ पे समझाया। और यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल हमने समझाया क्या वो कठिन एग्जाम्पल था, नहीं बहुत आसान एग्जाम्पल है, तो आप उसको भी एक बार करके दिखा सकते हैं। बड़ा सिंपल होता है, इस तरीके से आपका सवाल इसमें पूछेगा। हालांकि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं अलग प्रकार से, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग इक्विवेलेंस के पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये हमारा एक्सियोम था और ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जनरल मैथमेटिक्स में। लेकिन मतलब कि अपने एवरीडे लाइफ में जो हम लोग मैथ इस्तेमाल करते हैं ना वहाँ पे इस्तेमाल हमारा हो जाता है। लेकिन अब जो हम लोग पोस्टुलेट्स पढ़ने जा रहे हैं ये केवल और केवल ज्योमेट्री में ही लागू होता है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पोस्टुलेट्स इसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट्स क्या है, straight line a straight line may be drawn from any one point to any other point।
देखिए ये क्या है, कहा गया है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका ना आप ऐसे समझिए, हमने ये पिछले वाले क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन होता है वो बेसिकली किससे मिलके बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है, तो अब इसके ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो, तो जो आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे वहाँ आप खींचने के शुरुआत में जो शुरुआत करोगे वो भी पॉइंट से शुरुआत करोगे, और जो आप अंत करोगे वो भी एक पॉइंट पे ही अंत करोगे। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से आपने शुरुआत किया, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने खत्म कर दिया। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, मतलब कि आप एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं और एंड भी हमारा जो होगा वो किसी एक पॉइंट पे ही होगा। इट मीन्स यदि हमारा स्ट्रेट लाइन है तो उसके हर मोड़ पे क्या है, हमारा एक एक पॉइंट है। तो आप स्ट्रेट लाइन कहीं से भी खींचो, शुरुआत हमारा पॉइंट से ही होगा और ख़त्म भी हमारा पॉइंट पे ही होगा, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट से मिलके बना हुआ है। वही बात इसमें कहा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपके बुक में ना एक एक्सियोम दिया गया है, क्या कितना करके 5.1, हाँ, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बीच में दे दिया गया है, कोई बात नहीं। एक्सियोम 5.1 आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो हमारा पोस्टुलेट्स पहला है, उसके बाद एक्सियोम 5.1 है, उसके बाद फिर हमारा एक्सियोम पोस्टुलेट 2 है। तो हम लोग पहले इसको एक बार भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इसमें लिखा हुआ, बताए तो जरा इसमें क्या लिखा गया है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कॉमा, एक मिनट, देयर इज अ यूनिक लाइन that passes through them। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि given two distinct points there is a unique line that passes through them। इसका मतलब हो गया कि किसी दो पॉइंट से एक ही लाइन हमारा पास हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए मान लीजिए कि हमारा एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट हमारा यहाँ है, इन दो पॉइंट से आप एक ही लाइन को पार करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक लाइन जा रहा है, क्या इसके अलावा आप कोई और लाइन इस पे खींच सकते हैं? नहीं खींच पाएंगे। आप खींचने की कोशिश कीजिए, आप इधर से खींचेंगे तो एक ही पॉइंट हुआ हमारा, इधर से खींचेंगे एक ही पॉइंट हुआ। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एक लाइन जो होगा हमारा वो दो ही पॉइंट से जा सकता है आगे। मतलब कि यहाँ पे ये हो गया कि दो पॉइंट के थ्रू ही हमारा एक सीधा लाइन खींचा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हालांकि 3 पॉइंट आप यहाँ पे रख दो वो भी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। तो मिनिमम हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी जाके हम लोग एक स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर से होके गुजार सकते हैं, ठीक है। वही इसमें कहा गया था कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो 2 पॉइंट से हमारा एक ही लाइन पास हो सकता है, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने दोबारा पोस्टुलेट्स पे। ये हमारा एक्सियोम 5.1 बीच में था। अब आप दूसरे नंबर पे बताइए एक्सियोम हमारा पोस्टुलेट हमारा क्या है दूसरे नंबर पे। हाँ ठीक है, a terminated line can be produced indefinitely। A terminated line can be produced indefinitely। इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है रुका हुआ लाइन। कौन सा? रुका हुआ लाइन। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लाइन है और ये बस इतना ही दूर है, रुका हुआ है, लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जितना दूर आप बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा लो इसे
और बाद में इस तरीके का साइन आप दे दो एरो का। एरो का मतलब होता है कि इसको आप जहां तक लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। बस यही इसमें कहा गया था। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है वो रुका हुआ है, उसको आप जहां तक खींच के लेके जाना चाहते हैं आगे पीछे खींच लीजिए, वो हमारा आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वही कहा गया था कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। तो दूसरा नंबर हो गया। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्या है? circle तीसरे में सर्किल वाला है। अ सर्किल can be drawn can be drawn with any center with any center and any radius with any center and any and any। कहा गया इसमें अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि देखिए आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप चाहे तो सर्किल हमारा आप चाहे तो छोटा बना सकते हैं या फिर आप बड़ा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये सर्किल है और इस सर्किल का ये हमारा रेडियस है, इस तरीके से आप सर्किल बना लो। या फिर आप चाहो तो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, इतना बड़ा बना लो आप। या फिर आप चाहो तो ये आपके पास सेंटर है, ये आपका रेडियस है, आप इतना बड़ा बना लो। इट मीन्स यदि आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, तो उस पॉइंट से आप जितना बड़ा रेडियस वाला सर्किल चाहे बना सकते हैं। छोटा रेडियस वाला सर्किल बनाना चाहे बना सकते हैं, बड़ा रेडियस वाला सर्किल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बस आपके पास होना क्या चाहिए? एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए बस। तो एक सेंट्रल पॉइंट यदि आपके पास है तो सेंट्रल पॉइंट से आप जितना बड़ा चाहते हैं सर्किल बना लीजिए। जितना बड़ा सर्किल होगा उतना बड़ा रेडियस होगा, जितना छोटा सर्किल होगा उतना रेडियस छोटा होगा। वही बात इसमें कहा गया, जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट है, इतना बड़ा आपका रेडियस है, आप इतना बड़ा सर्किल बना पाओगे। ये हमारा सेंटर है, इतना बड़ा रेडियस है, इतना बड़ा बना पाओगे। तो जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा सर्किल हमारा होगा। तो एक गिवन पॉइंट से आप जितना बड़ा रेडियस ड्रॉ करोगे उतना बड़ा आपका सर्किल बनेगा। छोटा रेडियस छोटा सर्किल, बड़ा रेडियस बड़ा सर्किल। ठीक है, चलो ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। चौथा नंबर में क्या है? all right angles ऑल राइट एंगल्स are equal to 1 are equal to 1 मतलब कितना सिंपल बात कहा गया इसमें। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1 अनदर, बहुत सिंपल बात इसमें कहा गया। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास दो राइट ट्रायंगल है, आपके पास ये दो राइट ट्रायंगल है, एक ये है और ये एक इतना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री 90, यहाँ पे कितना डिग्री 90। तो इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास दो राइट एंगल है तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे कि सर ये इतना छोटा राइट एंगल है, ये इतना बड़ा है, बराबर कैसे, सॉरी इक्वल कैसे होगा? इक्वल है, बिल्कुल दोनों इक्वल है। यहाँ पे आप साइड पे मत जाओ, यहाँ पे इसके एंगल पे जाओ आप। ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों बराबर है। हाँ इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मानते हैं, लेकिन एंगल दोनों बराबर होंगे ना। तो भी इसमें कहा गया है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1 अनदर। तो जितने भी राइट एंगल होते हैं वो सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो बड़ा छोटा देखिए नहीं घबराना है, बस आप ये देखो क्या दोनों का एंगल मैच कर रहा है कि नहीं। दोनों का एंगल मैच कर रहा है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, बात खत्म। और ऐसे भी हर एक राइट एंगल हमारे इक्वली होते हैं, थोड़ा सा साइड में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और पांचवा नंबर जो उसका पोस्टुलेट्स है वो बहुत बड़ा है। चलिए यहाँ पे ना एक बार हम उसको पढ़ के बताते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा है, टाइम भी हमारा हो रहा है। एक बार पढ़ के बता दें, आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, क्या हमको यहाँ पे लिखना जरूरी है? लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए एक बार पढ़ के बताते हैं क्या है और इसका मतलब भी आपको हम समझा देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely,
मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा गौर से समझिएगा। लिखने हमें जा रहे हैं, लिखने का काम आप लोग कर लीजिएगा, हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट मतलब समझा दे रहे हैं। इसमें कहा गया है कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये वाला है और एक हमारा ये वाला है। दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये वाला स्ट्रेट लाइन है और ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन पे हमारा कोई तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है इस तरीके से। अब चूंकि ये हमारा तीसरा वाला स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है तो इंटीरियर एंगल बनेगा। इंटीरियर का मतलब हो गया लाइन के अंदर वाला, तो यहाँ पे भी हमारा एंगल बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी हमारा एंगल बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप इसे समझिए, यदि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर हमारा कोई तीसरा स्ट्रेट लाइन गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो हमारे अंदर में 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कहा गया है 2 राइट ट्रायंगल, 2 राइट ट्रायंगल या एंगल, 2 राइट एंगल कहा गया है। 2 राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 + 90 180। अब यहाँ पे समझिए, इसमें कहा गया है ना कि इन दोनों में से किसी एक साइड यदि आप इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो वहां जो एंगल बनेगा वो 2 राइट एंगल से हमारा छोटा होगा। इसका मतलब बताइए कि ये हमारा और ये वाला, ये हमारा, इसको यदि हम लेके आगे बढ़ेंगे और इसको भी लेके आगे बढ़ेंगे तो क्या कभी दोनों आपस में मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से दूर भाग रहे हैं। लेकिन यदि हम इसको आगे इधर लेकर आ जाएं तो दोनों आपस में मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे हमारा आगे बढ़ेगा और ये हमारा इससे आगे बढ़ेगा, तो जाके टकरा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 से क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। वही बात इसमें कहा गया था कि आप एक बार इसको डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और एक बार आप पूरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। राइट, 2 राइट एंगल का मतलब है 90 + 90 180, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि देखो एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी 2 स्ट्रेट लाइन है, उस पर हमारा कोई तीसरा वाला स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, फॉल कर रहा है। जब फॉल करेगा तो हमारा राइट एंगल बनेगा, सॉरी राइट एंगल बोल रहे हैं, इंटीरियर एंगल बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। अब इन 2 स्ट्रेट लाइन को आपको उधर की ओर आगे लेके बढ़ाना है जिधर की ओर ये क्या कर जाए, मिल जाए आपस में। तो यहाँ पे हमारा मिलेगा, वो वाला कभी मिलेगा नहीं, वो तो दूर भाग रहा था, नहीं मिलेगा कभी। तो इधर लेके हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो 2 राइट एंगल यानी कि 180 से छोटा बनेगा। यही इसका कहने का मतलब था। और कोई बात इसमें, बात समझ आ गई है? तो ये हमारा 5वें का एग्जाम्पल हो गया, 5वें नंबर का पूरा पोस्टुलेट्स आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि स्क्रीनशॉट तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा बात आपके बुक में लिखा गया है, कोई बात नहीं, लिख के आप फिर भी इसको लिख लीजिए। और 5वां वाला पोस्टुलेट आप अपने बुक से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास ओवर किया जाए। चलिए, अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे। और हाँ, इसके इस एक्सरसाइज में, हालांकि इसका जो एक्सरसाइज हमारा 5.1, इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं और इस सवाल को किस प्रकार से हैंडल करना है ये भी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सीखेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। 5.1 में कुछ बेहतरीन से सवाल हमारे पास दिए गए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।